भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना। ख्यालों में तेरे खोई हूँ, पलकों पे बिठाए सीने से लगा। मोहब्बत में सिर्फ लफ्जों का इजहार जरूरी नहीं होता, बल्कि आंखें और रवैये भी दिल को मुतमईन करते हैं। मुझे और तुमसे मोहब्बत हो जाए, वैसी मोहब्बत पे मैं लानत भेजता हूँ। तू न देखे तो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। मौत भी तो रक्स है, जिंदा अक्स है, इसको जी जमाल कर। दुश्मन मेरा इश्क इश्क है, ये मौत का खेल है, ये खौफ का सवार है, आसमां ये लाल है। यही घमंड है, हाँ यही गरूर है, तो करार है, इसमें तो सरूर है। मर्जियां करता है ये मौत भी तो रक्स है, जिंदा अक्स है, इसको जी जमाल कर, झुके धमाल कर। खुदा को पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं। कोई जवाब दे, कोई सवाल कर, जो हुआ सो गया, छोड़ना मलाल कर। की चौक में आंधियों का शोर सुन, दो धारी तलवार हमने की है, वफा कर रहे हैं। उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं। नगाड़ा ढोल पीटे जग सारा, तू नाच मेरे यारा, तू नाच मेरे यारा। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। था मुझसे रब्बा, तेरा ही जहान सारा दिखती रही ये ज़मीन। अब ही लगा दफन खुद करे, सोग भी मना, पर दिलों पे करते नहीं तेरी खुद गर्ज। को पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं। मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कह इश्क तो देखते रह गए आप कितने हंसी, आप खुद भी नहीं जानते। कैसा ये मर्ज है, इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क। का नाम बताओ। वालिद का नाम? रईस शाह जमान। वालदा का नाम? नईमा खातून बड़ी अम्मी, तमीना बेगम छोटी अम्मी। और नाम बताऊं? बताओ। फजर शजात। तुम्हारी खुशी है मेरी आँख, जागे सोई रहूं, खोई खोई रहूं। उसने देखा है पर तेरे जैसा नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ा। मोहब्बत में जो जहाँ है जैसा उसे वैसे ही कबूल किया जाता है। तुम प्यार करते थे तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इतने आगे तक क्यों लेकर आया मुझे? वो दुल्हन के लिबास में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। इसने अपनी रुखसती के लिए मैरून रंग का लहंगा चुना। दुल्हन का रूप टूट कर इस पर आया था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर वाले के हमरा गाड़ी में बैठकर अदील अहमद का इंतजार करने लगी। वो बचपन से इसके नकाम में थी और अब वो जब बैरून मुल्क से पढ़ाई करके वापस आया तो इसके सास ससुर ने रुखसती का शोर मचा दिया। वो खुद अभी ही पढ़ाई से फारिग हुई थी कि शादी का हंगामा शुरू हो गया। इन हंगामों ने एक बार भी इसे अपने मजाजी खुदा से मुलाकात का मौका न दिया और अब वो शादी की पहली रात ही इससे मुलाकात कर सकती थी। ये सोचकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो इसकी वालदा के चेहरे पर परेशानी के आसार दिखाई दिए। वो तेजी से चलती हुई अपनी नंद के पास जाकर रुक गई और इनके कान में कोई सरगोशी करने लगी। फिर इसने बड़े अब्बा को भागते हुए अंदर आते देखा। अदील का छोटा भाई रहील अहमद
भी इसे नजर आ गया, लेकिन वो खुद कहाँ था इसे बेपनाह परेशानी हुई। इसने अपनी ब्राइडमेड को अपने पास बुलाया और इससे पूछने लगी कि क्या हो रहा है। अदील के घर वाले तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अदील कहाँ है? इसने इंतहाई धीमी आवाज में अनीला से पूछा, लेकिन वो इसे पानी का गिलास पकड़ा कर वापस लौट गई। बड़े अब्बा के हाथ में कोई लिफाफा था। वो इसके वालिद साहिब से कोई बहस कर रहे थे। इससे सब्र न हुआ तो वो हरामा हरामा अपना लहंगा थामे नीचे आई। मेहमान सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगे। ये तुम क्या कर रही हो? इसकी वालदा फौरन से आगे आई, लेकिन इसने आगे बढ़कर बड़े अब्बा से लफाफा ले लिया। इसका शक दुरुस्त निकला। ये लफाफा अदील अहमद की तरफ से भेजा गया था। किसने दिया है ये वो पूछने लगी। कोरियर वाला देकर गया है, हाल का पता लिखा हुआ, डेट भी वही लिखी है जो शादी की है। यानी इसने पहले से ही कोई बड़ा फैसला कर रखा है। इसके छोटे भाई ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो इन तमाम लोगों को गौर से देखने लगी। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? इसकी आंखों में आंसुओं की नमी चमकी। इसे अच्छी तरह याद था कि जब इसे अदील के पाकिस्तान आने की खबर मिली तो इसकी कज़न ने इसे बताया कि वो इस रिश्ते पर खुश नहीं है। इस वक्त सारा ने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब शायद इसे अपने कज़न की बातों में सदाकत नजर आने लगी। वो दोबारा से पलटी, अपना लहंगा समेट कर ब्राइडल रूम में आ गई। इसने अपने धड़कते दिल को काबू में रखते हुए वो लिफाफा चाक किया और अगले ही लम्हे इसे अपना आप पूरे वजूद के साथ जमीन बोस होता दिखाई दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे तलाक दे सकता है? रुस्ती वाले दिन किसी को इतना बड़ा तोहफा कोई क्यों देगा? वो वहीं बैठकर गायब दिमागी से ऊंचा ऊंचा रोने लगी। इसकी आवाज सुनकर तमाम लोग अंदर आए। इसके छोटे भाई ने लफाफा उठाकर देखा और अगले ही लम्हे वो भी अपनी जगह मंजमंद हो गया। ये बहुत खूब सिला दिया है अदील भाई ने मेरी बहन को। इसे बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसने आगे बढ़कर अपनी जान से प्यारी बहन को गले से लगाया। वो इसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मेरा क्या कसूर था? इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या होगा? मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। लोग मुझ पर थू थू करेंगे। ये एक कैसी दुल्हन है जिसके शोहर ने इसे रुस्ती वाले दिन ही तलाक दे दी। आंसुओं की लड़ी मोती की मानत इसकी आंखों से गिर रही थी। इसका पूरा वजूद जंजलों की जद में था। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले रोएंगे। रो मत मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। इसकी अम्मी ने कमाल सब्र का मुजाहरा करते हुए इसे गले से लगा लिया। नसीमा पर हम मेहमानों को क्या जवाब देंगे? सबकी नजरें हम पर लगी हुई हैं। पहले ही वो लोग समझ चुके हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। इसकी फूफो ने कहा तो वो रोना भूलकर इन्हें देखने लगी। इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुला और इसकी सास कलसूम बेगम अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ है? आप लोग सब यहाँ क्यों जमा हैं? बाहर तमाम मेहमान आपका पूछ रहे हैं। अदील रास्ते में ही है, आता ही होगा। वो इस बात से बेखबर इन लोगों को खुशगवार लहजे में बताने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे इन लोगों की उतरी हुई शक्लें देखकर वो हैरानी से देखने लगी। कोई बात तो हुई है। क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? सारिया, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? वह फौरन से झुक कर इसके पास बैठ गई। सारिया के भाई हुरम ने तंजिया निगाहों से कलसूम बेगम की तरफ देखा। ताई जान, मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं, या आप अनजान बन रही हैं, लेकिन आपके साहबजादे दीन नहीं आने वाले, बल्कि उन्होंने तलाकनामा भेज दिया है। एकदम से जमीन पर रखा लिफाफा उठाकर कलसूम बेगम के हवाले किया तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या बोल रहे हो खुरम? कुछ भी बोलते रहते हो। शादी वाले दिन अपनी बहन के लिए कोई ऐसा मजाक करता है क्या? उन्होंने इसे हंसते हुए डांटा और अगले लम्हे जैसे ही इनकी नजर कागजात पर पड़ी तो वो वहीं जमीन पर बैठ गई। ये क्या कर दिया अदील तुमने? ये क्या कर दिया? मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। उन्होंने आगे बढ़कर सारिया को फौरन से अपने गले से लगाया, लेकिन वो जैसे गहरे सदमे में थी। बस हाली हाली निगाहों से हाला को घूरने लगी। शफीक को भी बता दो, लगता है इसे भी अपने बेटे के कारनामे का कुछ पता नहीं होगा। राफिया फूफो ने कलसूम बेगम से कहा तो वो फौरन से दौड़कर शफीक को बुला लाई। क्या हुआ आपा? कुछ तो बताएं। तुम्हारा बेटा तलाक
दे चुका है मेरी भतीजी को। क्या तुम्हें नहीं मालूम? इसने कागजात तो बनवाए ही होंगे, घर में ही रखे होंगे। तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी नाक के नीचे क्या खेल खेल रहा है। काश तुम लोग पता लगा लेते तो आज भरी महफिल में हम लोगों को ये तमाशा ना देखना पड़ता। राफिया पुप्पो का बस नहीं चल रहा था कि वो शफीक और कलसूम बेगम को कटहरे में खड़ा कर दे। अब क्या होगा? शफीक ने अपने दोनों हाथ अपने बड़े भाई अमीन के सामने जोड़ दिए। वालिद साहब की कसम, मुझे इस हवाले से कुछ मालूम ना था। मैंने इसे समझा दिया था कि ये बचपन का निकाह है, तुम्हें निभाना है। वो इतना बोल्ड कैसे हो गया कि अपने माँ बाप के इल्म में लाए बगैर इसने इतना बड़ा फैसला कर दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक न रहा। वो वही सोफे पर ढेर से गए। अब तमाम लोगों के चेहरे पर फिक्रमंदी दिखाई देने लगी। हम सबको यहाँ नहीं जमा होना चाहिए। बाहर तमाम लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। चलो बाहर चलकर सबको बताते हैं कि बारात बस रास्ते में ही, इसी दौरान कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। राफिया पुप्पो इन तमाम लोगों को लेकर आगे बढ़ गई। कमरे में सारिया गुल अकेली रह गई। इसने हिम्मत की और सोफे पर बैठी, लेकिन अगले ही लम्हे तारीक मुस्तकबिल इसे दिखाई देने लगा। तमाम लोग मुझ पर थू करेंगे, क्या सोचेंगे कि मेरे बारे में, कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि मेरे शौहर ने बारात के साथ आना गवारा करने के बजाय मुझे तलाक भिजवा दी। बेएहतियात इसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने दिल की तेज रफ्तारी से चलती धड़कन को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इसे तमाम लोग खुद पर हंसते और बातें करते हुए दिखाई दिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अदील, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो वहीं बैठकर शिद्दत से रोने लगी। अगले ही लम्हे इसकी नजर ब्राइडल रूम में रखी कैंची पर पड़ी। इसके हवासों ने काम करना शुरू कर दिया। मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगी कि लोग मेरे बारे में बातें करें। मैं ऐसी जिंदगी को जी कर करूंगी भी तो क्या? मुझे जीने की जरूरत ही क्या है? कैंची हाथ में लिए इसने आखिरी बार आईने में खुद को देखा और अगले ही लम्हे इसने वो कैंची अपनी कलाई पर फेरनी चाहिए, लेकिन इसका ये इरादा नाकाम बना दिया गया। क्या कर रही हूँ? क्यों अपनी जिंदगी खत्म करने पर तुली हूँ? इसकी वालदा वहां मौके पर पहुंच गई। वो इनके गले लगकर बेतहाशा रो पड़ी। तो क्या करूं? ऐसी जिंदगी जीकर सारी उम्र इसके नाम पर बैठी रही, और अब जब उसे मुझे अपनाने का वक्त आया तो इसने मुझे तलाक दे दी। मैं ये जख्म बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा है। सारिया गुल की आंखों से निकलते आंसू इसके पूरे वजूद को भिगो रहे थे। दुपट्टा उतरकर इसके पैरों में टुल रहा था। बाल बिखर कर खुल चुके थे। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा तुम्हारे बारे में सोचने के लिए बैठे हैं। उन्होंने इसे अपने पास बिठाया, इसे पानी पिलाया और मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़े। अदील ने बेहिसी का मुजाहरा किया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इसकी इस बेहिसी पर हिम्मत हार जाएं। इसकी वालदा ने इसे हौसला दिया, फिर अगले ही लम्हे इसकी तरफ देखा। हम तमाम लोगों ने तुम्हारे लिए फैसला लिया है, तुम्हें इस फैसले को कबूल करना होगा। इसकी वालदा ने ठहर ठहर कर इसे सहनी तौर पर तैयार किया। कैसा फैसला अम्मा? इसकी आवाज इंतहाई धीमी थी। वो रो रो कर थक चुकी थी। हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। इसके सर पर धमाका हुआ, लेकिन किसके साथ? वो एकदम से जैसे खड़ी हो गई। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। मेरी जिंदगी से कोई मजाक तो नहीं। वो बेबसी से अपनी वालदा की तरफ देखने लगी। मेहमानों को कानो कान खबर नहीं हुई है कि हुआ क्या है। ऐसे वक्त में हमारे पास सिर्फ यही चारा रह गया है, वरना हमारी बदनामी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटा।
اس کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اس سے التجا کی، آپ میری شادی کس سے کریں گے؟ وہ بے جان سی صوفے پر دوبارہ بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی والدہ سے پوچھا، آنکھوں میں گہرا صدمہ چھایا ہوا تھا۔ شفیق بھائی اور کلثوم بابی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اب یہ تمام چیزیں سوچنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، ہم سب سنبھال رہے ہیں، بس تم ہاں کر دو، انیلا آ رہی ہے، تمہارا حلیہ ٹھیک کر دے گی۔ باہر اسے بھی راضی کر لیا گیا۔ اس کی والدہ نے اسے اطلاع دی تو اس وقت اسے عدیل کے چھوٹے بھائی رحیل سے شدید نفرت سی محسوس ہوئی۔ انیلا نے اس کا حلیہ درست کیا اور اسے سہارا دے کر ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا تھام کر آہستہ آہستہ اسے چلاتے ہوئے باہر لے آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے راحیل کی طرف دیکھا، جو سفید شلوار قمیض پر پھولوں کا ہار گلے میں ڈالے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ حوصلہ رکھو، کیا کر رہی ہو؟ انیلا نے اسے خود کو سنبھالنے کا کہا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے چلاتے ہوئے اس کے پہلو میں بٹھا گئی۔ مولوی صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول شروع ہوا۔ ساریہ گل ولد امین گل، کیا آپ کو احمد شفیق ولد شفیق گل سے رشتہ قبول ہے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، مان تھا، امید تھی۔ وہ ان کا یہ مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے برابر میں بیٹھے راحیل کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی تاثرات نہیں تھے۔ پھر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ قبول ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں کسی نے آگ لگا دی ہو اور وہ اس میں جل کر خاک ہو رہی ہو۔ عدیل احمد، تم اس کا خمیازہ بھگتو گے جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا۔ امید ہے کہ وہ بھی جلد ہی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آنسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے عدیل احمد سے غائبانہ طور پر مخاطب ہوتے ہوئے اسے بد دعا دی۔ آج اس کا دل بری طرح ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ اسے سنبھال بھی نہ سکی۔ راحیل احمد سے بھی اجازت لے لی گئی اور یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ وہ وہیں جا رہی تھی جہاں کہ وہ اکثر خواب دیکھا کرتی، لیکن اس بار وہ عدیل کے سنگ بیاں کر جانے کے بجائے راحیل احمد کی دلہن بن کر شفیق ولا میں قدم رکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ کلثوم بیگم نے اسے راحیل احمد کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرہ بالکل سادہ سا تھا۔ ظاہر ہے اس کی شادی تو نہیں تھی جو کمرہ سجا ہوا ہوتا۔ اس کے برابر والا کمرہ عدیل احمد کا تھا اور وہاں سے پھولوں کی خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں میں جذب ہونے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور راحیل اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے آہستہ سے کمرہ بند کیا اور آگے بڑھ کر ساریہ گل کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ ساریہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے، یہ صرف ایک سمجھوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ راحیل نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بغیر کھانے کے اتنے بھاری بھرکم لیکچر کیسے دے دیتی ہیں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور صوفے پر بیٹھ کر جھومنے لگا۔ قسم سے عدیل بھائی نے جو کچھ کیا ان کی وجہ سے میں کھانا بھی نہ کھا سکا، ورنہ میں شادی کا کھانا کبھی مس نہیں کرتا ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میری ہی شادی کا کھانا بن جائے گا۔ وہ اسے دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے بولا، لیکن اگلے ہی لمحے ساریہ کی سنجیدگی دیکھ کر اسے چپ ہونا پڑا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی لا دوں؟ وہ فوراً سے اپنی بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور لپک کر سائڈ ٹیبل پر رکھے
जग में से पानी उंडेल कर गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। सारिया का दिल चाहा कि वो ये गिलास उठाकर इसी के सर पर दे मारे। मुझे नहीं पीना है पानी, वो जरा मजबूत लहजे में बोली। तो इसने अपनी आईब्रो इकट्ठे करके इसे देखा। क्यों, अब पानी से क्या दुश्मनी है? इसने मायूस होते हुए पानी वहीं रख दिया। खाना तो खाएंगी ना, या खाने का भी बाइकआउट है? वैसे ये अदील बाई के पैसों का नहीं है, खा लीजिए, अब्बा के पैसों का है। वो एक बार फिर से दांत निकालकर हंसने लगा। सारिया का दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रो दे। ये कैसा लड़का था जो अपनी दुल्हन के सामने इस पर गुजरे सानहे का मजाक बना रहा था। बहुत हो गया, मुझे आपकी कोई फजूल बकवास नहीं सुननी, मैं चेंज करने जा रही हूँ। वो कहकर खड़ी हुई तो पीछे से इसकी आवाज सुनाई दी, जी जी बिल्कुल चेंज करने, तकरीबन 5 किलो का तो आपने ये लहंगा पहना हुआ है, कुछ तो वजन कम होगा, आपसे हल्की फुल्की हो जाएंगी। इसकी बात सुनकर सारिया ने अपनी मुठियां बींच ली। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, इसने सोचा और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। बाहर निकली तो वो लॉन के आरामदाह से सूट में मलबूस थी। इसने अपनी सारी ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर उतारी और नजर घुमा कर देखा तो वो बिरयानी की प्लेट लिए बैठा हुआ था। बहुत अच्छी बनी हुई है, बोटियां भी बहुत सारी डाली हैं, आप खाएंगी? इसने एक चम्मच भर कर इसकी तरफ बढ़ाया। सारिया ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारा खाना पीना हो गया हो तो जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। अगले ही लम्हे वो मुंह खोले इसे देखने लगा। क्या कह रही है आप? शायद आप भूल गई हैं कि ये मेरा कमरा है। वो हंसते हुए इसे याद दिलाया गया। और अब आप मेरी बीवी बन गई हैं। मियाँ बीवी तो एक साथ ही रहते हैं ना? वो अपनी धुन में बोलता चला जा रहा था कि जब अचानक इसे अछू लगा और इसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। बात नहीं, मुझे वैसे भी यहाँ वहाँ सोने की आदत है, घर का छोटा बेटा हूं ना, एडजस्ट कर लेता हूँ। मुस्कुराकर इसने सारिया को बेड पर सोने का मशवरा दिया। लाइट बंद में नींद आती है, मुझे रोशनी में नहीं। सारिया का दिल चाहा कि वो धक्के मार कर इसे कमरे से निकाल दे, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश दिल में ही दबा गई। हाँ तो बंद कर दीजिए, मैं जीरो का बल्ब जला कर खाना खा लूंगा। अब आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इसने हंसते हुए कहा और दोबारा से अपनी प्लेट में मगन हो गया। एक मिनट रुक जाइए। वो लाइट बंद करने के ये हाथ आगे करके खड़ी हुई थी कि इसने इसे बुखला कर रख दिया। अब क्या हो गया? वो शदीद बेजार नजर आने लगी। मुझे याद आया कि अम्मी ने आपको मुंह दिखाई देने के लिए कुछ तोहफा दिया था। वो बिरयानी की प्लेट वहीं टेबल पर रख कर अपना जेब टटोलने लगा। वो सीने पर बाजू लपेटे इसकी इस हरकत को देखने लगी। मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने ही पास रख लो। इसका जवाब सुनकर एक लम्हे के लिए रहील अहमद के चेहरे का रंग उड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे इसने खुद को कंपोज किया। अब मैं ये जनाना नेकलेस पहनते हुए अच्छा लगूंगा? पहली बीवी देखी है जो अपने शोहर को मुंह दिखाई देने का मना कर रही है। वाकई में आप अनोखी हैं। इसने हंसते हुए संजीदा माहौल को एक बार फिर से खुशगवार करने की कोशिश की और चंद कदम आगे आया। महमल के एक डब्बे में खूबसूरत सा नेकलेस मौजूद था। लम्हे के लिए इसकी आंखें चमकी। ये तोहफा इसे अदील अहमद की तरफ से मिलना चाहिए था और अब इसे रहील तोहफा दे रहा था। इसने बमुश्किल अपनी पलकों को झपक कर आंसू निकलने से रोकने की कोशिश की। रहील ने इस डब्बे से वो नेकलेस निकाला और हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि सारिया गुल ने इससे इसकी तरफ देखा। मेरे हाथ में है, मैं खुद ही पहन लूंगी। वो इसे वहीं रोक देना चाहती थी। एक लम्हे के लिए रहील अहमद ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे हंसते हुए नेकलेस इसकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, मैं तो भूल गया, आपके पास भी मेरी तरह के 2 हाथ हैं।
پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے اپنی بریانی کی پلیٹ پر متوجہ ہو گیا۔ ساریہ نے نیکلس دوبارہ اسی ڈبے میں رکھا اور وہیں سائڈ ٹیبل پر چھوڑ دیا۔ وہ کن اکھیوں سے یہ منظر دیکھنے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیسی رات تھی جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساریہ نے اس کی طرف سے کروٹ لی۔ وہ شاید اب ٹی وی کھول کر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اللہ، میں شور میں کیسے سوؤں گی؟ کم از کم مجھے کوئی ماتم ہی منانے کے لیے کوئی جگہ دے دے۔ اس نے انتہائی دکھ سے سوچا اور تکیہ اٹھا کر اپنے کان پر رکھا۔ رحیل نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی تو ٹی وی کا والیوم سلو کر دیا۔ ویسے آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کیسا شوہر ہے، شادی کی پہلی رات بیوی پر توجہ دینے کے بجائے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ رحیل احمد نے اسے مخاطب کیا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں فوراً سے بند کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ سو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ جاگ رہی ہیں، لیکن اگر آپ سونا چاہتی ہیں تو آپ سو جائیں، میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں۔ اس نے فوراً سے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور خود بھی صوفے پر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ گہری سوچ میں گم ہونے لگے۔ کیسے گزرے گی اتنی لمبی زندگی؟ ساریہ کے چہرے سے لگتا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے کبھی شوہر کے روپ میں قبول کر پائے گی۔ اس نے اپنا بازو اپنی آنکھوں پہ رکھا اور لاتعداد سوچوں میں گم ہو گیا، جبکہ دوسری طرف ساریہ بس خاموش تھی اور اس کے آنسو اس کے غم کی غمازی کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ عدیل احمد، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں اس بات کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی اور یہ سسکیاں رحیل کے کانوں میں برابر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم ہو کر نیند کی گہری وادیوں کب کھو گئے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ چند ہفتے پہلے وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ جب اس کی کزن رومیسا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کیا ہوا؟ کیا مصیبت ہے؟ اشارے کیوں کر رہی ہو کہ گونگی ہو گئی ہو؟ وہ وہاں پہنچ کر حیرت انگیز انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ تم چھت پر جاؤ، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ گونگا ہونا کیا ہوتا ہے۔ ساریہ نے اس کی بات سن کر برے برے منہ بنائے۔ یہ پتہ نہیں تمہاری کیا عادت ہے، ہر بات پہیلیوں میں بولتی ہو، سیدھی صاف بات کہو نا، بولنا کیا چاہتی ہو؟ میں چھت پر کیوں جاؤں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ تم جاؤ تو صحیح، پھر پتہ چلے گا۔ اس نے اسے چھت کی سیڑھیوں کی طرف دھکیلا تو وہ اسے گھور کر سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور جیسے ہی اس نے چھت پر قدم رکھا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گئی۔ ایک دم سے دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ، اس کا شوہر اس کے سامنے کھڑا اسی کا منتظر ہے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ آگے جائے یا پیچھے۔ وہ اسے پورے 10 سالوں بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدل کر رہ گیا اور اسے اچھی طرح پہچان گئی، حالانکہ وہ سر سے لے کر پیر تک بدل چکا تھا۔ مجازی خدا عدیل احمد کا لہجہ انتہائی سپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے کیا بات ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، پھر اسے اشارہ کیا تو وہ دونوں چھت پر بنے سیمنٹ کے بینچ پر کچھ فاصلے سے بیٹھ گئے۔ دراصل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ شادی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، چھت پر کوئی زور سے دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ ان دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو یہ خرم تھا، جو ساریہ گل کا بھائی تھا۔ ان دونوں کو وہاں بیٹھ کر اس نے ایک دم سے سیٹی بجائی اور قریب آ کر ساریہ سے کہا، واہ بھائی واہ، اکیلے اکیلے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی بات پر ساریہ کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے، تو کیا شوہر سے ملاقات میں
पूरे मोहल्ले को दावत दे दूं, इसने दिल ही दिल में सोचा। इस वक्त इसे हुर्म का वहां आना बिल्कुल भी ना भाया। अम्मी जान तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हैं और तुम यहाँ अपने शोहर के गप्पे लगा रही हो। जाओ नीचे जाकर जवाब दो। सारिया ने अगले ही लम्हे अपने शोहर अदील अहमद की तरफ देखा, जो बिल्कुल गैर रामदास सा दिखाई देने लगा। मैं जाऊं? वो इससे इजाजत लेने लगी। माँ सदके, अभी से तुम इसकी इतनी फर्माबरदारी कर रही हो। इतनी फर्माबरदारी भी अच्छी नहीं होती, फिर ऐसे शोहर सर पर चढ़ते हैं। खुरम अपनी ही धुन में बोले जा रहा था कि अदील अहमद इन दोनों के जाने से पहले उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, और खुरम से मिले बगैर ही तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे गायब हो गया। इसे क्या हो गया? न सलाम न दुआ, बस बैरूने मुल्क क्या चले जाते हैं लोग तो दिमाग आसमान पर रख लेते हैं। देख लेना, तुम्हारे शोहर का मिजाज अगर यूं ही रहा तो अच्छा नहीं होगा। खुरम को बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हुआ। इसका ये नजरअंदाज करना इसे बिल्कुल भी ना भाया। अच्छा ना, अब तुम मेरे शोहर के खिलाफ महाज खोल कर न खड़े हो जाना। जो भी मेरा शोहर है, जैसा भी है मेरा है, मैं इसके खिलाफ अभी कोई लफ्ज नहीं सुनूंगी। इसने शरारत से आंख दबाते हुए अपने से छोटे खुरम का कान मरोड़ा, और वो मुझे कोई बात बताने वाला था। तुम बीच में कबाब में हड्डी बनकर आ गए। अगर चंद मिनटों के लिए हमें अकेला छोड़ देते तो मैं इसकी बात सुन लेती। न जाने क्या बात होगी। सारिया को इसकी बात याद आई तो वो उदास होने लगी। अब यहाँ खड़े क्या हो, चलो मेरे साथ। रोमेसा ने रात को अपने कमरे में जाने से पहले इसे अपने पास बुलाया। हाँ बोलो। बहुत थक गई हूँ यार, अम्मी अबू ने दावत कर दी और फिर वो खाना बिना खाए ही चले गए। मुझे थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है। इसमें दुख की क्या बात है? वो जाते जाते अपना नंबर मुझे दे गए हैं। कहने लगे, सारिया कहीं नजर नहीं आ रही, इसे ये नंबर दे देना, कहना रात को कॉल सुनेगी। मेरी पूरी बात सुन ले। वो ये सुनते ही सारिया के चेहरे पर परेशानी छा गई। इसने चाहा कि वो रोमेसा से ये बात शेयर करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर इसने नंबर इसके हाथ से ले लिया। कमरे में आते ही इसने फोन मिलाया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हालांकि वो रूबरू मुलाकात कर चुकी थी, लेकिन वो मुलाकात कुछ खास खुशगवार ना थी कि इसके दिल पर कोई इंतहाई प्यारा सा एहसास छोड़ जाए। बेल जाती रही। फिर थोड़ी ही देर में भारी गंभीर आवाज स्पीकर से उभरी तो सारिया ने बेएहतियार अपने सीने पर हाथ रखा। जी, आप मुझसे कोई बात करना चाहते थे। वो खुरम आ गया तो हमारी बात अधूरी ही रह गई। इसने तमहीद मानी तो वो इसे एक गहरी सांस भरते हुए महसूस हुआ। जी, मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दरअसल जो बात वो मैं रूबरू करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सारिया के चेहरे पर हया की डाली बिखर गई। आप मुझे फोन पर ही बता देंगे, घर वालों की मौजूदगी में मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। इसकी बात सुनते ही अदील अहमद ने अपने कान से फोन हटाकर अचंभे से इस लड़की को देखा, जो इसकी बीवी होने के बावजूद ये कह रही थी, ठीक है तो फिर आप फोन पर ही सुन लीजिए। मैं कहना चाहता था कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और इसकी वालदा कमरे में दाखिल हुई। यही वो लम्हा था जब इसके हाथ से फोन छूट कर गिर गया। वो साइड टेबल के पास खड़ी थी और वहां पानी का जग रखा हुआ था। फोन डायरेक्ट इसके हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। इसे जोरों का रोना स्या, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? इसकी वालदा ने आगे बढ़कर इससे पूछा। अम्मी, अदील का फोन था। 2 बार वो मुझे कुछ कहना चाहते थे कि कोई जरूरी बात है। एक बार वहां छत पर खुरम आ गया और अभी मैं बात कर ही रही थी कि मेरा फोन ही पानी में गिर गया। इसकी वालदा ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया। कोई बात नहीं बेटा, वैसे तुम्हें ये बात बताने आई थी कि अगले हफ्ते तुम्हारी रुखसती रखी गई है। ये सुनते ही इसने फटी फटी निगाहों से अपनी वालदा की तरफ देखा। क्या आप सच कह रही हैं? वो सख्त हैरान थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अदील अहमद ने तुम्हें बताया नहीं है? तुम्हारा तो फोन ही गिर गया ना। मैं तुम्हें बता देती हूँ। बहुत मुबारक हो बेटा। अब इस एक हफ्ते में बहुत सी तैयारियां करनी हैं।
तुम्हारे ताया जान ने तो बिल्कुल सादगी से करने का कहा, पर कुछ ना कुछ तो एहतमाम करना होगा ना। इसकी वालदा और भी बहुत कुछ कहती रही, लेकिन सारिया गुल का दिमाग इसी बात में अटक गया। अब ना तो इसे अदील का नंबर याद था और किसी और से नंबर दोबारा से लेते हुए इस शर्म से महसूस हुई, इसलिए वो बात वहीं रह गई। दरअसल कुदरत को सारिया गुल को इस दर्द से गुजारना था जो अदील अहमद ने रुखसती के वक्त इसे दिया। बारात के साथ खुद आने के बजाय तलाकनामा भिजवा दिया। अपनी जिंदगी खत्म करने के दर पे थी कि बरवक्त इसकी वालदा ने इसे बचा लिया और यूं इसे फैसला सुनाया कि इसकी शादी अदील अहमद के छोटे भाई रहील अहमद खानदान की इज्जत बचाने की गर्ज से तय कर दी गई है। वो बेइंतहा मजबूर होकर ये शादी तो कर चुकी थी, लेकिन इसका दिलो दिमाग इस नए रिश्ते को कबूल करने से बिल्कुल इनकारी था। रहील अहमद से शादी के दूसरे दिन वो सोकर उठी तो वो इसे मुस्कुराता हुआ वहीं इसके सरहाने खड़ा दिखाई दिया। एक झटके से वो उठ बैठी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके सवाल पर रहील अहमद की आंखें उबल पड़ी। ये कैसा अजीब सवाल है? ये मेरा कमरा है, जाहिर है यहाँ मैं ही नजर आऊंगा ना आपको। इसके सवाल पर वो हंसते हुए इसे वजाहत करने लगा। अगले ही लम्हे सारिया को अपना आप ऑकवर्ड सा महसूस हुआ। कितने बज गए हैं? इतनी देर हो गई है, आपने मुझे उठाया ही नहीं। वो इस पर दोबारा से गुस्सा करने का बहाना ढूंढने लगी। रहील अहमद ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। मैंने सोचा शेरनी सो रही है तो जगाना मुनासिब नहीं है। इसने शरारत से अपनी जुबान दांतों तले दबाई और नाश्ते की ट्रे की तरफ इशारा किया। मैंने नाश्ता कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। वो दोबारा से सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप चलाने लगा। यहाँ नाश्ता क्यों करना है? बाहर ताई जान क्या समझेंगी? वो इससे पूछने लगी। बाहर मत करना, यहीं कर लेना, फायदे में रहोगी। वो दोबारा से इसे समझाने लगा। ये आपकी अपनी मुंतिक होगी। मुंतिक आप अपने पास रखिए, मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा। आप जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये शादी किन हालात में हुई है। चुनाचे अगर हम दोनों एक दूसरे को स्पेस दें तो बेहतर रहेगा। अगले ही लम्हे इसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और अपना हुलिया दुरुस्त करके रात को पहना हुआ सूट तब्दील किया। बाहर की जानब जाने लगी तो इसके मजाजी खुदा रहील अहमद ने इसे रोक लिया। एक बार फिर सोच ले, बाहर मत जाएं। कुछ सोच कर ही आपको कह रहा हूं ना। मेरी बात पर अमल करने में कोई मुजायका नहीं है। वो आगे बढ़कर इसे रोकने लगा। सारिया गुल का दिमाग भग से उड़ा और वो इसका हाथ साइड पर करती हुई कमरे से निकल गई। जैसे ही इसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, अगले ही लम्हे वो बर्फ की बन गई। वहां सामने अदील अहमद बैठा था। इसे देखकर मुस्कुराया। कैसी हो तुम? बहुत मुबारक हो तुम्हें फिर कहते। साथ ही इसका तारुफ अपने बराबर में बैठी एक खूबसूरत सी लड़की से करवाया। मीट माय वाइफ दानिया। और दानिया तुम इसे तो अच्छी तरह जानते हो ना। यू नो मेरी एक्स वाइफ। आखिरी जुमला इसने कदर सरगोशी में दानिया के कान के करीब झुक